Welcome friends to this episode based on chapter 3 of your class 10th economics textbook. The title of the chapter is Money and Credit. Economics में हम class 10th में क्या पढ़ रहे हैं? We are trying to understand the economic structure and function. अब तक हमने इस बुक में 2 चैप्टर्स पढ़े। एक में हमने डेवलपमेंट की बात की और दूसरे चैप्टर में हमने डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात की। इंडियन इकोनॉमी का हमने एग्जाम्पल लिया, बट दीज 3 सेक्टर्स आर अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दूसरी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक और गवर्नमेंट। नाउ दीज आर वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी व्हिच इंटरैक्ट विद वन अनदर। जैसे हम घर में अपनी इकोनॉमी को रन करते हैं, अपनी इकोनॉमी को कैसे रन करते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है, या तो हमारे पेरेंट्स की सैलरी आती है, या हमें कहीं से रेंट आता है, या हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई बिजनेस होता है जहाँ से हमें कुछ इनकम आती है या मनी आता है। ये थोड़ा भी हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। पर जब ये पैसा हमारे पास आता है तो हम अपने घर में इसको स्पेंड करते हैं ऑन वेरियस थिंग्स जो कंजम्पशन के लिए होती है। डायरेक्ट कंजम्पशन होती है, कुछ इनडायरेक्ट कंजम्पशन होती है, इलेक्ट्रिसिटी से लेके वाटर तक, आपकी कार वॉशिंग, ड्राई क्लीनिंग, सब चीज़ों का हम खर्चा करते हैं। वी प्लान ऑल दीज थिंग्स फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लिविंग और अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अपने हमारी इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा होती है। दे आर एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। और इन सब का कंसोलिडेशन जो होता है वो हमारा नेशनल या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है कि भाई हमारे यहाँ टोटल कितना उत्पादन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। और ये प्रोडक्शन हमने देखा 3 सेक्टर्स में चलता है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में चलता है जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन है, मैन्युफैक्चरिंग में चलता है फैक्ट्री से रिलेटेड, और टर्शियरी सेक्टर में चलता है हमारा सर्विसेज से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट रन करती है, कुछ होते हैं प्राइवेट, और इसमें भी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं। बट इन सारी एक्टिविटीज का मेन एम क्या होता है? इनका एम होता है टू अचीव इन सारी एक्टिविटीज का मेन एम होता है टू अचीव ग्रोथ यानी एक्सपेंशन, गेटिंग बिगर, एंड डेवलपमेंट यानी क्वालिटेटिव चेंज। आप कुछ सुधार या इम्प्रूवमेंट देखना चाहिए। अब कुछ क्षेत्रों में होता है कि डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाता, तो वहाँ पे क्योंकि हम नेशन की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकर हम अपने हाउस होल्ड के तो हो सकते हैं, बट वी कैन नॉट डिसाइड अबाउट अदर पीपल कि आप वो कहाँ स्पेंड करेंगे, कैसे करेंगे। सो यहाँ पे नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट टेंड्स टू डिसाइड मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड मेजर, इनको कहते हैं बिग टिकट प्रोजेक्ट्स, जैसे रेलवेज हो गया, पोस्टल सर्विसेज हो गया, एयरलाइंस हो गया। सिंस गवर्नमेंट टेक्स मेजर डिसीजन रिलेटेड टू इकोनॉमिक अफेयर्स इन द कंट्री, गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है काफ़ी हद तक कि हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रक्चर करेंगे। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा कि जहाँ पे एक फ्रेमवर्क नहीं होता है या प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस होता है, वहाँ पे देयर आर चांसेस कि आप लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट एक डायरेक्ट कंट्रोल रखती है और एक इनडायरेक्ट कंट्रोल रखती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि पहले तो आपके करेंसी को डिटरमिन करती है, करेंसी के वैल्यू को डिटरमिन करती है, इनफैक्ट करेंसी को छापती है। पहले तो आपकी मेरी अलग अलग करेंसी नहीं हो सकती है।
और उसके बाद जो मनी या क्रेडिट से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनके अलावा इनडायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस करती है वो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है थ्रू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक्ट्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। एक्ट क्या होता है? जो हम कहते हैं ACT, जो एक्ट पार्लियामेंट में बनता है, नियम और कानून होता है, एक किस्म का लेजिस्लेशन होता है जिसमें ये डिसाइड होता है कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को कौन barter exchange. Barter exchange is an exchange of one good against another good. इस सिचुएशन को हम ये भी कहते हैं कि दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मैं वीट प्रोड्यूस कर रही हूँ और आप क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉटन बनाते हैं, उसका यार्न बना के कपड़ा बनाते हैं। तो मुझे वीट मैं आपको दे सकती हूँ और आप उसके बदले मुझे कपड़ा दे सकते हैं। बार्टर सिस्टम या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां आप कमोडिटी ए को कमोडिटी बी के साथ एक्सचेंज करते हो। बट इस सिचुएशन की पेक्यूलैरिटी क्या है? इसमें विशेष बात यह है कि आपको वही आइटम सप्लाई करने वाला मिलना चाहिए और उसको भी वही चीज खरीदनी होनी चाहिए जो आपके पास अवेलेबल है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो बहुत लिमिटेड होता है। पुराने ज़माने में ऐसा भी रहा होगा कि 3 लोगों ने बार्टर किया होगा, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, या हो सकता है DEF भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बट मोस्टली जो हुआ करता था एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स हुआ करता था। पर अगर हम मॉडर्न टाइम्स में देखें तो वी हैव रिप्लेस्ड दिस बार्टर सिस्टम विद अ मीडियम, अ कमोडिटी कॉल्ड एज मनी। अब मनी की जो आपकी एवोल्यूशन है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये किस तरह निकल कर आता है? अगर आप इतिहास में देखेंगे, एंड यू मस्ट हैव सीन इन सम म्यूजियम्स आल्सो, म्यूजियम में आप देखना आपको कई बार कॉइन का कलेक्शन मिलेगा। म्यूजियम्स में ही नहीं, आप अगर अभी भी देखेंगे तो कई बच्चों को कॉइन्स की कलेक्शन की एक इंटरेस्टिंग हॉबी होती है। कॉइन्स तरह तरह के होते हैं जो खुदाई में मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे जो हमें कॉइन्स मिले हैं। कई बार वो कॉइन्स होते हैं टेराकोटा के टैबलेट्स होते हैं छोटे छोटे, या उनके अलावा मोस्टली हमें मिलते हैं सिल्वर के कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स, कॉपर के कॉइन्स या मिंटेड कॉइन्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्वर एंड सम अदर मेटल्स हुआ करता था।
और इस कॉइन की क्या विशेषता होती थी कि जिस भी राजा के ये कॉइन्स हुआ करते थे, जिस भी डायनेस्टी के कॉइन्स होते थे, उसका इम्प्रिंट उस पे पंच्ड होता था। उस डायनेस्टी का कोई सिंबल होगा या लोगो होगा, वहाँ के राजा की कोई ऐसे आउटलाइन जैसी तस्वीर हो गई या सूर्य देवता की कुछ ऐसी तस्वीर होगी। संस्कृत में हम इसको कहते हैं कारशापण। आपने मगध डायनेस्टी के बारे में सुना होगा या हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप उसके बारे में, वहाँ पे इन कॉइन्स को ऐसे कहा जाता था। या 5 पैसे के कॉइन्स नहीं होता है, बट अगर हमारे पेरेंट्स से बात करें तो 5 पैसा में वो शायद कुछ किलो सब्जी खरीद सकते थे। अगर आप अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपकी मम्मी आज इफ शी गोज टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स तो शी माइट बी स्पेंडिंग से 500 to 600 रुपीज फॉर बाइंग वेजिटेबल्स फॉर अ वीक। तो ऑन एन एवरेज 100 रुपए दिन का वेजिटेबल्स हम खरीद रहे हैं। आप उनसे बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि 1 रुपए में तो हम पूरे घर का महीने भर का आपको खरीद सकते थे, बिकॉज थिंग्स द मीडियम ऑफ एक्सचेंज दे वर नॉट दैट प्राइस्ड। प्राइसिंग की और इन्फ्लेशन की बातें तो अलग हैं, बट दोज वर द इंटरेस्टिंग टाइम्स वेयर वी यूज्ड टू यूज स्मॉल वैल्यू कॉइन्स फॉर एक्सचेंज, और उसमें भी बहुत सी कमोडिटीज हमें मिल जाया करती थी। तो मनी टेंड्स टू बी अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज अ स्टैंडर्ड मीडियम। अब हमारी करेंसी, मॉडर्न करेंसी आने के बाद मनी इज एक्वायर्ड 2 फॉर्म्स। एक तो आपके नोट्स होते हैं, जो पेपर नोट्स होते हैं या प्लास्टिक नोट्स होते हैं। कई कंट्रीज में प्लास्टिक नोट्स हैं, क्योंकि पेपर और प्लास्टिक नोट्स की अपनी अपनी वैल्यू और यूटिलिटी, प्रैक्टिकल यूसेज के ऊपर डिटरमाइन करता है कि ये वेयर ऑफ होते हैं, कलर चला जाता है, हाउ मेनी हैंड्स दे एक्सचेंज एवरी डे। सो दिस डिपेंड्स कि इनका इस्तेमाल किया जाता था। ये कॉइन जो आप देख रहे हैं, ये तुगलक कॉइन है। एक कॉइन ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इट्स अ गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर्स रेन। मोहर मतलब कि आप इसको कॉइन को एक किस्म से मोहरे भी कहा करते थे। जैसे काशापन जो है संस्कृत का लफ्ज है, उर्दू का वर्ड हो जाता है मोहरे, कि आप कितनी मोहरें दे रहे हैं या उसमें आप खरीद या फरोख्त कर रहे हैं। तो लास्ट में आप देखिए ये स्क्रीन पे कुछ मॉडर्न कॉइन्स हैं। कमिंग बैक टू वंस अगेन डिस्कसिंग मनी एज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज। अब मनी एग्जिस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ करेंसी। हमने कॉइन्स की हिस्ट्री के बारे में देखा, उनके एवोल्यूशन के बारे में देखा, उनके टाइप्स, डिजाइन्स और रेलेवेंस के बारे में छोटा वीडियो क्लिप में देखा। Currency in the modern forms is existing in the form of
money, notes और coins which are minted by और printed by. Coins mint होते हैं और notes print होते हैं by the government of respective countries. हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है. आप एक लिस्ट बनाइए कि आप कौन सी 5 कंट्रीज के करेंसी के बारे में जानते हैं. वहाँ पे भी डिफरेंस होता है. जैसे आपके नोट्स होते हैं और छोटे कॉइन्स होते हैं. जैसे हमारे यहाँ भी रुपया भी है और कॉइन्स भी है. इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. है वहां पे इसी तरीके का वर्ड है करेंसी के लिए जो हमने देखा अभी. दूसरा फॉर्म ऑफ स्टोरिंग मनी या इवन यूज्ड इन ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज डिपॉजिट्स विद बैंक्स. अब जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब हमारे पास इनकम होती है हम उसको स्पेंड करते हैं. जो पार्ट इनकम का स्पेंड नहीं हो पाता है उसको हम सेविंग के रूप में रखते हैं. अब सेविंग आप कहाँ रखते हैं? सेविंग आप घर में तो इतनी सारे नहीं रख सकते. मान लीजिए आपकी लैक्स सेविंग है तो आप उसको घर में कैसे रखेंगे? उसके 2-3 रीजन है. तो सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीजन है कि आप इतना पैसा कहाँ रखेंगे घर में. चोरों का डर है, करेंसी लूज हो जाने का डर है, कैसे भी है. और दूसरा ये भी होता है कि घर में होता है करेंसी तो वो आपको कुछ यील्ड नहीं देता है. उससे आप कोई बेनिफिट नहीं ड्रॉ कर सकते. ये बेनिफिट क्या होता है और इसको बैंक में रखने में क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में बात करते हैं. अब जो हमारा सेविंग होता है उसको हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. अब मान लीजिए मैं हर महीने ऑन एन एवरेज 20,000 रुपीज सेव करती हूँ अपनी सैलरी में से. तो एक साल में मैंने तकरीबन 2,40,000 रुपए सिंपल टर्म्स में बैंक में डिपॉजिट कर दिया. अब बैंक क्या करता है? बैंक एक तो मेरे मनी को सिक्योर रखता है. दूसरा बैंक अपने पास रखकर मुझे इस पे इंटरेस्ट देता है. सिंपल. आपके पापा मम्मी के पास सेविंग अकाउंट होगा या हो सकता है आपने भी सेविंग अकाउंट खोला होगा. सेविंग अकाउंट में मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलता है. अभी जैसे प्रिवेलिंग रेट्स होता है 3.5% हमें इंटरेस्ट पर एनम हमारे इतने पैसे पे मिलता है. यानी अगर मैंने 1 लाख रुपया सेव करके साल भर बैंक में छोड़ा है तो मुझे उस पर सिंपल इंटरेस्ट जो है 3.5% मिलेगा. यानी 3,500 रुपये मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का. और इस 1 साल को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं तो तकरीबन हमारा 300 रुपये, तकरीबन, नॉट एग्जैक्टली बट आप 3,500 को 12 से डिवाइड कीजिए तो उतना आपका पर मंथ इंटरेस्ट होगा. अब ये इंटरेस्ट जो होता है हमें सिंपल सेविंग अकाउंट में मिलता है जिसमें से मैं कभी भी पैसा डाल सकती हूँ और निकाल सकती हूँ. पर आपने ये भी सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है डिपॉजिट्स पे, फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट देती है. अब ये फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है? एक तो मेरा 1 लाख रुपए ऐसे ही है, वो मैं कभी भी विड्रॉ कर सकती हूँ जब भी मुझे जरूरत है. पर एक कंडीशन होती है फिक्स्ड डिपॉजिट. मतलब मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी किसी एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए या टर्म के लिए फिक्स करके रखती हूँ. उसको मैं डेली बेसिस पे नहीं निकाल सकती. तो मैंने अपना अमाउंट मान लीजिए 6 महीने के लिए रखा है तो 6 महीने से पहले मैं उसे विड्रॉ नहीं कर सकती. पर यदि करना पड़े तो उस पर कुछ पेनल्टी लगती है. छोटा सा 0.5% इंटरेस्ट उस पर कट जाता है. तो उसमें लोग सोचते हैं कि नुकसान होता है. तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि जब वो अपनी सेविंग करते हैं तो कितना वो नॉर्मल अकाउंट में रखते हैं जिसपे कम इंटरेस्ट मिलता है, कितना उन्होंने फिक्स डिपॉजिट जिसको FD भी कहते हैं
उसमें डाला है। अब एफडीज में अलग अलग तरह के रेट होते हैं। 6 महीने से 1 साल तक का अलग रेट होता है। मान लीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स तो चेंज होते रहते हैं, बट आपको अप्रॉक्सीमेट फिगर्स बताती हूँ। 6 to 7% आपको पर एनम मिलता है। फिर 2 years प्लस में आपको 6.75 से 7.5 तक ऐसे इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है, बैंक्स देते हैं। आप 5 साल से ऊपर कर रहे हैं तो आपको मान लीजिए 8%, 8.25% ऐसे इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट रेट्स चेंज बहुत सारा डायनामिक्स होता है जो हम सोचकर चलते हैं। अब एक सिचुएशन ऐसी आई, मान लीजिए आपने कोई बड़ा परचेज किया है, उसके लिए आपको 5 lakhs का पेमेंट करना है। अब आपके घर में ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा रखते होंगे आप? 20,000, 50,000 या मैक्सिमम 1 लाख रुपये, जब तक कि आप ब्लैक मनी को अपने छुपा के नहीं रख रहे। तो जो नॉर्मल मनी होता है उसमें आप ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि इट्स ऑलवेज सेफ टू कीप योर मनी इन बैंक बिकॉज इट्स गिविंग यू इंटरेस्ट ऑल्सो। तो मान लीजिए आपको 5 या 6 लाख रुपए का पेमेंट करना है, किसी घर के लिए करना है, या आपने किसी से गाड़ी खरीदी है, या कहीं गाड़ी का कोई भी पेमेंट बड़ा करना है, तो आप कैसे करते हैं? एक सूरत तो है कि आप पूरा का पूरा कैश दे देंगे। अगर कैश अवेलेबल नहीं होता है आपके पास, तो आप उस व्यक्ति को अगले दिन बैंक में बुलाकर वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। वो भी थोड़ा डेंजरस होता है, मान लीजिए कोई फॉलो करके आपका बैग ही छीन कर ले जाए। तो एक मीडियम होता है चेक। चेक आपने देखा होगा, बहुत बार आपके पेरेंट्स ने चेक से सैलरी भी आपको दिखाया होगा, उनको मिलती होगी, या उन्होंने कोई बड़ा पेमेंट चेक से किया होगा। नाउ लुक एट द स्क्रीन एंड लुक एट दिस चेक। इस चेक में मोटा मोटा क्या होता है? यहाँ पे ऊपर लिखा होता है पे किसको, मतलब जैसे आप किसी व्यक्ति का नाम है प्रेम कुमार, उसको चेक देना चाह रहे हैं तो आप उसका नाम लिखेंगे। आप ऊपर डेट लिखते हैं राइट हैंड साइड कॉर्नर में, रुपए, फिर आप यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, कितना रुपीस, आप लिखते हैं 50,480 रुपीज ओनली। आप ओनली लिखिए, आगे डैश डैश कर देते हैं ताकि कोई चेक में ओवरराइड ना कर सके। फिर वर्ड्स के बाद आप इस राइट हैंड साइड के बॉक्स में आप उस अमाउंट को फिगर्स में लिखते हैं, और फिर आपका यहाँ पे हर चेक का और हर चेक ओनर का एक अकाउंट नंबर होता है जो बैंक में होता है, वो अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा होता है, और उसके नीचे बैंक का नाम, उसका ब्रांच कोड, उसका IFSC कोड जिससे आइडेंटिफाई होता है कि बैंक कौन सा है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये लिखा होता है। और सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपका चेक नंबर होता है। इसको आप लर्न कीजिए, क्योंकि आपको भी इन फ्यूचर जब आप कहीं पे फीस डिपॉजिट करेंगे, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू करेंगे या चेक्स के थ्रू करेंगे, तो चेक नंबर या बैंक ड्राफ्ट नंबर लिखना पड़ता है। तो ये चेक नंबर होता है, और राइट में होता है कोडिंग यूज्ड बाय बैंक्स, की बैंक्स उस चेकबुक की और अपनी ब्रांच की किस तरह कोडिंग यूज करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि चेक 2 तरह का होता है, एक अकाउंट पे होता है और एक बेयरर चेक होता है। अब बेयरर चेक में क्या होता है कि आप मुझे चेक काट के दे देते हैं, मैं अपना नाम लिख के उसको जाके बैंक काउंटर पे प्रोड्यूस करती हूँ, तो मुझे वो पैसा मिल जाएगा। मान लीजिए आपने इस पे लिख दिया प्रेम कुमार नाम, उसको 10,000 या 20,000 का आपने चेक दे दिया। अब इस प्रेम कुमार से मान लीजिए चेक खो गया या कहीं पे मिसप्लेस हो गया, तो कोई और भी इसको ले सकता है, जाके उसको एनकैश करा सकता है, बिकॉज इट्स अ बेयरर चेक। जिसने भी जाके इसको काउंटर पे प्रोड्यूस किया, उसको बैंक को पैसा देना होता है।
इसीलिए वन वे आउट है कि आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर को ऐसे स्ट्राइक करके उस पर लिख दीजिए अकाउंट पे। अकाउंट पे लिखने से ये होता है कि आपको बैंक काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं होती। आप एक स्लिप भर के लगाते हैं, उसमें अपना अकाउंट नंबर लिख देते हैं, बाकी चेक में डिटेल्स भर देते हैं, जो चेक की डिटेल्स होते हैं उस स्लिप को लगा के एक डब्बे में डाल दीजिए बैंक में, और ये पैसा सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब होता है अकाउंट। लिमिट मतलब कि आप इतने तक का क्रेडिट ले सकते हैं, 25,000, 50,000, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम और आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड पे। और डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उतने में से खत्म हो जाएंगे, मतलब यूज हो जाएंगे जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं। तो डेबिट में मान लीजिए आपके अकाउंट में 55,000 रुपीज है और आपने 4,500 का शॉपिंग कर लिया, तो आपके उसमें से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। इसमें कोई कर्जा नहीं होता। क्रेडिट में क्या होता है, एक पीरियड के बाद आपको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपनी को, जो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है, उस बैंक को। तो ये दोनों सूरत में आपको समझना चाहिए कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ और किस लिमिट तक यूज कर रहा हूँ। कुछ ट्रांजैक्शंस जो होती हैं हम क्रेडिट कार्ड और एटीएम या डेबिट कार्ड के थ्रू नहीं करते हैं। कुछ हम जो होती हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं। आपके अकाउंट का एक ऑनलाइन अकाउंट खोला जाता है, उसको आप अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल फोन्स पे एक्सेस कर सकते हैं। उसमें आपका एक अकाउंट नेम होता है, यूजर नेम होता है, उसका पासवर्ड होता है जो आपके मोबाइल फोन से कनेक्टेड होता है। कि जब भी आप उस अकाउंट को एक्सेस करते हैं तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि यू आर एक्सेसिंग योर अकाउंट, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, तो आप इसको ब्लॉक कर दीजिए ऐसे। और आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। जैसे आपको किसी को पैसे भेजने हैं, यहाँ पे हैं दूसरे सिटी में पैसे भेजने, तो आप उनके अकाउंट का नंबर डाल के उनको एक अपना बेनिफिशियरी बना के ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे भी एक स्विफ्ट तरीका है एप्स का आजकल आता है। कुछ एप्स के नाम आपने सुने होंगे, जैसे भीम ऐप है, पेटीएम का ऐप है, गूगल पे है, या कुछ वॉलेट्स होते हैं। इनमें क्या होता है कि आप पेमेंट जो है डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ द अदर पर्सन कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यहाँ कस्टमर का सीधा क्लाइंट से या क्लाइंट का सीधा क्लाइंट से कनेक्शन होता है थ्रू ऐप। कई जगह आपने देखा होगा छोटे छोटे शॉप्स पे भी वो कैश एक्सेप्ट नहीं करते, वो क्यूआर कोड लगा के करते हैं। पेटीएम होता है, आप अपने मोबाइल फोन से उस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, अमाउंट भरिए, ट्रांसफर कीजिए और पैसा उस अकाउंट में चला जाता है। ये क्यूआर कोड जो होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट का भी एक होता है और उस व्यक्ति के या सेलर के भी अकाउंट का क्यूआर कोड होता है, जो आपस में मैच करते ही वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो इकोनॉमी का साइज है, इसकी वॉल्यूम में बहुत बड़ी है। ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे होते हैं। आप ही देखिए सुबह से आपने कितनी ट्रांजैक्शन किए हैं घर में। आप कुछ सामान लेकर आते हैं, कुछ लोग आपसे कुछ पैसा लेकर जा रहे हैं, कुछ आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ गुड्स है। और यदि आपने कुछ ऐसा पैसा नहीं खर्च किया है तो आप इनडायरेक्टली कुछ स्पेंडिंग कर रहे हैं। जैसे कि आपका जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं उसका आपने पैसा दिया हुआ है, उसकी वैलिडिटी का रिचार्ज कराने का कार्ड, या आपके पास जो फैन चल रहा है, लाइट चल रही है, एसी चल रहा है, इसका भी आपको बिल लग ही रहा है कंटिन्यूअसली। आप जिस गाड़ी में बैठकर स्कूल जा रहे हैं उसका भी आपने या तो पहले पेमेंट कर दिया होगा पूरे का पूरा मंथली का, या लास्ट में करेंगे। हम
In everyday life, we are constantly using a good or a service. उसका हो सकता है लाइक कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम, हमने डायरेक्ट काउंटर से खरीद के अभी 50 रुपए वाला आइसक्रीम नहीं खा रहे हो, बट वी आर स्पेंडिंग समथिंग। वो किसी भी फॉर्म ऑफ कंजम्पशन में हो सकता है। तो इन कंजम्पशंस का जो कुल वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। तो इन कंजम्पशंस की ट्रांजैक्शन होता है बिकॉज वी आर बाइंग और सेलिंग समथिंग, और ये सारे ट्रांजैक्शन मिला के दे आर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को फ्रुक्टिफाई कैसे करते हैं? हाउ डू वी ऑपरेशनलाइज देम? यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इमेजिन करो मॉडर्न सोसाइटीज में यदि बार्टर करना होता है तो कौन आदमी किससे कितना बार्टर कर सकता है? आप क्या प्रोड्यूस करते हैं? कई बार आप देखिए कि हम प्रोड्यूस तो कुछ नहीं करते, सिर्फ हम सैलरी के ऊपर चलते हैं और सैलरी हमें इनकम देती है जो फॉर्म ऑफ मनी हमारे पास एग्जिस्ट करता है, और हम उसी से सारी सर्विसेज या गुड्स अपने खरीदते हैं। तो बार्टर जो था सिंपल सोसाइटीज में, स्मॉल स्केल सोसाइटीज में कारगर था, इट वाज फंक्शनल, यूजफुल इन दैट। बट सिंस सोसाइटीज हैव ग्रोन सो बिग, अब कोई डॉक्टर है वो तो बार्टर कर ही नहीं सकता कि सबका ऑपरेशन करेगा और फिर आप उसको उसके बदले में क्या देंगे। यू कांट इमेजिन ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पे टू मेक ट्रांजैक्शन इजी वी हैव यूज्ड कॉमन करेंसीज व्हिच आर पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमी। हर नेशन की इकोनॉमी की अपनी करेंसीज हैं। कुछ करेंसीज जो है वो कुछ नेशंस के भी बाहर चलती हैं, जैसे यूरो। यूरो जो होता है एक ऐसी करेंसी है जो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कॉल्ड एज द यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। इन लोगों ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया। ये सारे कंट्रीज ने मिलकर एक ब्लॉक बनाया जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। आप मैप में देखिए, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये 27 मेंबर स्टेट्स हैं। इसमें कुछ कंट्रीज जो हैं वो यूरो को इस्तेमाल करती हैं, यानी आप इस कंट्री में, फ्रांस में और स्पेन में, यानी फ्रांस में और स्पेन में आपने इंडिविजुअल करेंसी को हटाकर यूरो इस्तेमाल किया है। यूरो जो करेंसी है यूरोपियन यूनियन की, उसको 23 कंट्रीज यूज करते हैं। बट इसमें थोड़ा सा समझने की बात ये है कि जो 23 कंट्रीज हैं उसमें से केवल 19 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सम अदर कंट्रीज आल्सो यूज यूरो डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट दैट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। बट ये करेंसी जो है इन कंट्रीज में, जो आप मैप में देख रहे हो डार्क ब्लू कलर में, इन कंट्रीज में आप यूरो यूज कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज में ऐसा भी है यूरोप में कि यूरो भी चलता है और उनकी अपनी करेंसी भी चलती है। कुछ शॉप्स जो हैं, कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स जो हैं वो यूरो भी यूज ले लेते हैं और अपना लोकल करेंसी भी। जैसे डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क की अपनी करेंसी है क्रोना, जिसको कहते हैं डेनिश क्रोना। अब वहाँ क्रोना भी चलता है और यूरो भी चलता है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जहाँ पे आप एक कॉमन करेंसी रखते हो विच कैन बी यूज्ड इन मोर देन वन कंट्री। 23 कंट्रीज इज अमेजिंग। सो कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड, हमने इसमें बात की कि how do we operate in everyday life and carry out our economic activities। जैसे जैसे सोसाइटीज इवॉल्व हुई, मनी इवॉल्व हुआ, करेंसी इवॉल्व हुई, कॉइन से आज हम नोट्स पे आ गए, नोट से हम प्लास्टिक ट्रांजैक्शन पे आए, प्लास्टिक से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे आए, और धीरे धीरे वर्ल्ड ऐसा पहुंच रहा है कि वर्ल्ड ओवर ग्लोबली आपका जो मनी का फॉर्म, द फिजिकल फॉर्म ऑफ मनी विल नो लॉन्गर बी इन यूज। आप बिल्कुल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। Those are the things to learn in future. But at this stage, it is important to understand that how do we transact in everyday life, and what are the various mediums or mechanisms that we use in order to transact with other people, and how do we buy goods and services in everyday life. In the next episode based on this chapter, we will talk about credit and loans. Till then, try to find more about coins and usage of money in everyday life. Try to make a list कि within first 4-5 hours of your day, how do you spend money and in which all activities do you spend money directly and indirectly. Try making sense of these small economic activities which are part of our everyday life. They might seem to be very general for you, very mundane for you, but they have a great significance in running the greater economy of your country and of the entire world. Thank you for watching this video. Join us for other videos based on this chapter and on this textbook. Thank you for watching once again.